सभी साथियों को सुरेश श्रीवास्तव की ओर से नमस्कार। सोसाइटी फॉर साइंस ने ये जो गोष्ठी का आयोजन किया है, उसके पहले थोड़ा सोसाइटी फॉर साइंस के बारे में उन लोगों को जिन्हें इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, उनको मैं 2 मिनट में ये बताना चाहता हूँ कि सोसाइटी फॉर साइंस में साइंस शब्द प्राकृतिक साइंस या प्राकृतिक विज्ञान के लिए न इस्तेमाल करके ये सामाजिक सरोकारों के प्रति सजग बुद्धिजीवियों के लिए शब्द चुना गया है। इस शब्द का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर सोशली कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल्स एनलाइटनमेंट एंड सिविलाइजेशन। इसमें सारे शब्द तो अपने आप में अधिकतर सभी को पता है उनके अर्थ, लेकिन जो आखिरी शब्द है सिविलाइजेशन वो एक विशिष्ट शब्द है और एंथ्रोपोलॉजी से लिया गया है, जिसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये तय करने के लिए कि विकास प्रक्रिया में निचले स्तर के जीवों से उच्च स्तर के जीवों तक जाने की प्रक्रिया में मस्तिष्क के जो हैं न्यूरॉन्स, उनका एक दूसरे के पास नज़दीक आना, उनके सोच और उनके अंदर इंटेलिजेंस का लेवल दर्शाता है। और ये सिविलाइजेशन शब्द और सिविल इंडेक्स जो इस्तेमाल करते हैं, वो जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे जीवों का सिर ज़्यादा गोलाकार होता जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में आपस में संचार ज़्यादा से ज़्यादा सुचारू होता चले। इसी शब्द का इस्तेमाल हमने किया है। समाज में जो चिंतक विचारक हैं, जैसे जैसे उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान ज़्यादा सुचारू होता चला जाता है, वैसे ही समाज का विकास होता चला जाता है। या समाज का विकास जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे ये एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है। और इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने सोसाइटी फॉर साइंस के लिए एक निश्चित उद्देश्य चुना है कि सजग बुद्धिजीवियों को विचार विमर्श के जरिए मौजूदा हालतों के बारे में और अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ चीज़ों को समझने का अवसर मिले। जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके पास आर्थिक समस्याओं, सामाजिक समस्याओं या राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उनके पास कोई विचारधारा नज़र नहीं आती है। मुख्यधारा की दोनों पार्टियों का यही हाल है। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो समाजवाद के नाम पर व्यक्तिवादी पार्टियां ज़्यादा हैं। और वामपंथ जो है वो उसमें इतना बिखराव है कि उनके पास भी समझ नहीं है। और नई पीढ़ी जिसमें ये छटपटाहट है, उसको ये समझ नहीं आता है कि समाजवाद क्या है और समाजवाद का रास्ता क्या है। इस संदर्भ में आज का ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवाद में काल्पनिक समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर को समझे बिना नई पीढ़ी जिस हिसाब से भ्रमित है, और पिछले 90 साल से यहाँ वामपंथी आंदोलन भ्रमित है, उससे बाहर निकलने का रास्ता वहीं से शुरू होगा जहाँ लेनिन ने कहा था, जब तक इस भ्रम को दूर नहीं किया जाता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो सवाल ये है कि लेनिन ने ये जो कहा कि मार्क्सवाद के आधारभूत 3 स्तंभ हैं, उसमें ब्रिटेन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, फ्रांस का सोशलिज्म और जर्मन दर्शन। लेनिन आगे समझाते हैं कि दर्शन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मार्क्सवाद का, और ये समस्या हमारे यहाँ रही है वामपंथी आंदोलन की। और सोसाइटी फॉर साइंस के पिछले 10 साल में जितना भी मीडिया में ब्लॉग्स या टिप्पणियां हैं, उनमें इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि वामपंथी युवा जब तक मार्क्सवाद के दार्शनिक आयाम को नहीं समझेंगे तब तक उन्हें समाजवाद समझ नहीं आएगा और न वो शोषण की प्रक्रिया समझ पाएंगे। मार्क्स ने समझाया था कि परिस्थितियों के हिसाब से ही चीज़ें बनती हैं और समाज की चेतना विकसित होती है, ना कि कुछ लोगों के सोचने से। छोटे दायरे में नज़र आ सकता है कि लोग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर समाज का इतिहास देखें पिछले हज़ारों साल का,
तो ये बात साफ हो जाती है कि समाज की प्रगति निरंतर एक दिशा में होती चली गई है, विशिष्ट व्यक्ति हों या न हों। उस संदर्भ से जब मार्क्स ने विश्लेषण करने की कोशिश की तो उनके पहले का इतिहास समझना जरूरी है। जब मध्यकाल में एक तरह से जिसको डार्क एज कहा जाता है कि शुरुआत की ईसा के पूर्व की जो सभ्यताएं थीं उनके बीच से लेकर के ईसा के बाद 15वीं शताब्दी तक या 14वीं शताब्दी तक लगभग इतिहास के बारे में अंधकार ही है, क्योंकि जगह जगह लड़ाइयाँ, एक देश का दूसरे देश पर कब्जा, तो वैचारिक जगत में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद जब नव जागरण का दौर शुरू हुआ, जो कि इटली से शुरू हुआ और पूरे यूरोप में बड़ी तेज़ी से फैला, उसके साथ साथ विज्ञान की प्रगति जिस हिसाब से हुई, औद्योगिकरण जिस हिसाब से हुआ, विश्व व्यापार जिस हिसाब से फैला, उसने उन परिस्थितियों को पैदा किया जिसमें मानव सोचने और तर्क करने के आधार पर चीज़ों को समझने के लिए आगे बढ़ा। और इसमें फ्रांस में सबसे पहला ये हुआ जो जिसको कहते हैं ज्ञानोदय काल, हर चीज़ के ऊपर तर्क करना, हर चीज़ को, यहाँ तक कि बाइबल और यीशु मसीह के ऊपर भी प्रश्न उठाया जाने लगा, ईश्वर की सत्ता के ऊपर प्रश्न उठाया जाने लगा। और विज्ञान की प्रगति के साथ साथ ये सवाल और ज़्यादा मुखर होते चले गए कि क्या किसी परलौकिक सत्ता ने निर्माण किया इस सब चीज़ों का, या सारी चीज़ें प्रकृति के किन्हीं नियमों के तहत ही आगे बढ़ती चली हैं। और इसी जो दार्शनिक इन सवालों को फ्रांस में उठा रहे थे, वही दार्शनिक अग्रणी उस बात में भी थे कि जो आर्थिक जगत में जो समस्याएं पैदा हो रही थीं, लोगों के बीच में जो आर्थिक मुद्दों के ऊपर लड़ाइयाँ, शोषण के खिलाफ लड़ाइयाँ, आज़ादी की लड़ाइयाँ, इन सब में भी यही दार्शनिक लोग आंदोलन के रूप में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। और फ्रांस की जो पहली क्रांति हुई, जिसमें कम्यून का एक्सपीरियंस भी किया गया, जिसके बाद में मार्क्स ने आगे जाके विश्लेषण किया है, इस सब में जो अवधारणा उभर कर आई थी वो ये थी कि समता समानता हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, कुछ चंद संपन्न लोगों का अधिकार नहीं है। और इसी आधार पर यह क्रांति हुई और राजशाही को सबसे पहले खत्म किया गया और राजशाही की जगह जनतंत्र की अवधारणा भी उसी दौर में आई। इसलिए जो सोच, जो अवधारणा कि सब लोग समान हैं, जो भी सामूहिक रूप से पैदा हो रहा है उसमें सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए, सबको रिस्पेक्टेबल जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, ये समाजवाद की अवधारणा फ्रांस से शुरू हुई। लेकिन ये पूरी तरह सब चीज़ों का समाधान निकालने की स्थिति में नहीं थी। वो ये नहीं समझा पा रहे थे कि ऐसा होता क्यों है। सिर्फ लोगों को समझाने से क्या ये बदल जाएगा? क्या जो सामंतवाद है वो इस चीज़ को अपने आप छोड़ देगा? इंग्लैंड का इतिहास उनके सामने था। इंग्लैंड में इससे 100 साल पहले सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई हुई, जिसमें राजशाही और सामंतवाद के खिलाफ उस समय के बुर्जुआ वर्ग ने जो की। बुर्जुआ वर्ग वो वर्ग था जो तिजारत के जरिए दौलत कमाई थी, और जब दौलत उसके हाथ में काफ़ी ताकत इकट्ठी हो गई तब वो संघर्ष शुरू हुआ उन सामंतों से जो पैदाइशी और हेरिडिटरी के आधार पर संपत्ति पर काबिज थे। ये संघर्ष, मार्क्स ने इसको सिर्फ इस रूप में नहीं पहचाना कि वो संघर्ष सिर्फ सामंत वर्ग और नवढनाद या बुर्जुआ वर्ग के बीच में था। उसमें उस वर्कर का भी, उस कामगार का भी संघर्ष हाथ में था जिसका शोषण हो रहा था, लेकिन वो उस तरीके से मुखर नहीं हो पा रहा था। और जो उस समय का बुर्जुआ वर्ग था उसने अपने आप को सारे समाज के और मजदूर वर्ग के नुमाइंदे के रूप में भी अपने आप को पेश करके उस संघर्ष को अपने नेतृत्व में करने में कामयाब रहे। पर उन्होंने, जैसा कि मार्क्स ने समझाया था, निम्न वर्ग का चरित्र ही यही होता है, दोगला चरित्र, कि वो मौका मिलते ही
मौका परस्त होता है और मौका मिलते ही वो संघर्षशील ताकतों का साथ छोड़ देता है। और यही इंग्लैंड में हुआ था जब उन्होंने सीमित राजशाही को स्वीकार करते हुए और राजशाही ने बुर्जुआ वर्ग को सीमित अधिकार देते हुए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फॉर्म आगे ले आए और मजदूर वर्ग के आंदोलन को पीछे छोड़ दिया। तो फ्रांस में जब समाजवाद का नारा उठा तब भी सवाल ये था, और वो जो कम्यून वाला प्रयोग था वो फेल हो जाने के बाद फिर सवाल उठने लगा कि इससे निकलने का रास्ता क्या है। उस समय जर्मनी नया नया शुरू हो रहा था। जर्मनी में औद्योग उतनी तेजी से नहीं बढ़े थे, लेकिन पूरा विश्व एक हो चुका था, जो मार्क्स ने जिस हिसाब से समझाया कि जिन्स जो हैं, उत्पाद जो है, वो एक प्रकार की भाषा है जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच में संवाद स्थापित करते हैं। जितने भी बुर्जुआ चिंतक थे वो उत्पादों के बीच के संबंध के, विनिमय के संबंध के रूप में देखते थे, लेकिन मार्क्स ने उसको व्यक्तियों के संबंध के रूप में देखा। और उस नज़रिए से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि सारी दुनिया की तिजारत ने सारे दुनिया के मजदूरों उपभोक्ताओं को एक कर दिया है। तो भौगोलिक सीमाएं कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है और जर्मनी में क्या हो रहा है और यूरोप में क्या हो रहा है, ये सब चिंतन और चेतना के स्तर पर बेमानी हो चुका था। भौतिक स्तर पर उत्पादन का केंद्र इंग्लैंड जरूर रहा, लेकिन समाज के बदलाव के लिए जो सजग प्रयास और हस्तक्षेप करना है उसका केंद्र फ्रांस में अग्रणी हो गया था। और जो चिंतन का सवाल है उसमें जर्मनी उससे कहीं आगे निकल गया था, और इसलिए मार्क्स ने उसको जर्मन दर्शन कहा। और जर्मन में जाकर के दर्शन की दोनों जो शाखाएं थीं, भौतिकवादी और भाववादी शाखाएं, कांत के दर्शन तक आते आते जो भौतिकवादी चिंतन था वो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि भौतिक जगत ही है जो निरंतर परिवर्तनशील है, बदल रहा है, और मानव मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब ही चेतना है। लेकिन वो इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे कि इस पूरे तथ्य को, सत्य को जानने का, और ये चेतना अपने आप में कहाँ से आती है। और भाववादी दर्शन में इसका उल्टा चल रहा था, जो हेगेल तक पहुंचते हुए अंत अपने शिखर पर पहुंचा कि सब कुछ अलौकिक चेतना है, पूर्णत्व में है, और उसी का रूपांतरण या उसी का मैनिफेस्टेशन है जो भौतिक जगत है। इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, ये यहाँ पर आकर के ज्ञान रुक गया था। पर जहाँ औद्योगिक प्रगति आगे बढ़ती जा रही थी वहाँ क्या ज्ञान रुका रह सकता था? नहीं, ये संभव नहीं था, क्योंकि प्रकृति का में जो कुछ हो रहा है अगर उसका प्रतिबिंब ही चेतना में है, तो जो औद्योगिक विकास हो रहा था, जो दुनिया भर में तिजारत बढ़ती जा रही थी, जो दुनिया भर का मजदूर एक होता जा रहा था, उसका प्रतिबिंब चेतना में क्यों नहीं आएगा? और जब आगे जाके मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा को विकसित किया, तब उसी के आधार पर यह समझा जा सकता है कि ये जो विपर्यों की एकता है, यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, फ्रॉम थीसिस टू एंटीथीसिस, और उसका समाधान सिंथेसिस में ही होता है। एक नई चीज पैदा होती है जब थीसिस और एंटीथीसिस का सिंथेसिस होता है। तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की उस अवधारणा की समझ के आधार पर भाववादी और भौतिकवादी दर्शन का समाधान निकाला कि इनके बीच में द्वंद्वात्मक संबंध है। इस पूरी प्रकृति भौतिक है, लेकिन उसमें जब मानव जैसा जीव अस्तित्व में आया और समाज अस्तित्व में आया, तो चेतना के साथ एक नया जगत अस्तित्व में आया जो इसी भौतिक जगत का हिस्सा जरूर है, पर इस भौतिक जगत से अलग है, इसलिए क्योंकि उसका अस्तित्व मानव मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रियाओं के बीच में है, उसके बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो मार्क्स ने आइडियल वर्ल्ड को इस रूप में देखा कि वो सिर्फ लोगों के मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रियाओं तक सीमित है, उसके बाहर नहीं है। तो उसके नियम उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत लागू होते हैं, उन्हीं लोगों द्वारा बनाए हुए लागू होते हैं, लेकिन भौतिक जगत के नियम उनकी इच्छा से नहीं चलते हैं। इतिहास अपनी दिशा भौतिक जगत के नियमों के साथ लेता है।
इसके साथ ही इस चीज का समाधान निकल आया कि जो काल्पनिक समाजवाद है उसमें लोग जो मानते थे कि चेतना के आधार पर लोगों को, उत्पादकों को, शोषणकर्ताओं को और जो संपत्तिवान वर्ग है उनके बीच में समन्वय लाया जा सकता है और संपन्न वर्ग शोषण का अपना जो उसकी चेतना है, शोषण का जो विचार है, उसको छोड़कर समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन मार्क्स ने समझाया था कि ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया नहीं है प्रकृति की। चेतना के विकास की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में जो भौतिक जगत के कार्यकलाप हैं उनके आधार पर जो भौतिक सामाजिक चेतना पैदा होती है वह तर्क शक्ति के आधार पर वैचारिक सामाजिक चेतना पैदा करती, अर्थात विचारों का निर्माण सजग तरीके से करती है। जो भौतिक आधार पर विचार पैदा होते हैं वो सजग नहीं होते हैं, वो अवचेतन स्तर पर मनुष्य के व्यक्तिगत रूप में भी होते हैं और सामूहिक रूप में भी वो सजग स्तर पर नहीं होते हैं, वो अवचेतन स्तर पर होते हैं। उनको सजग चेतना के द्वारा उनके अंदर हस्तक्षेप संभव नहीं है। सजग चेतना के द्वारा हस्तक्षेप उन विचारों में किया जा सकता है जिनको मार्क्स ने वैचारिक चेतना कहा, समाज की वैचारिक चेतना। फिर सवाल आया कि हस्तक्षेप किस हिसाब से होगा। तो सामाजिक चेतना हस्तक्षेप इस रूप में कर सकती है कि जो उत्पादक शक्तियों का विकास हो रहा है उसमें सजग हस्तक्षेप के जरिए विचार, विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ उत्पादक शक्तियों का विकास किया जाए और उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ जो अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है उस अतिरिक्त मूल्य के बंटवारे को सजग तौर से निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से बंटवारा होता है। प्राकृतिक रूप से वो बंटवारा नहीं हो रहा था। जब से समाज दो वर्गों में विभाजित हुआ था, शोषक और शोषितों के बीच में, तब से जो शोषण की प्रक्रिया है वो प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं थी, वो भौतिक जगत के नियमों के हिसाब से नहीं चल रही थी, वो मनुष्य के समाज के अंतर्गत मानव चेतना के द्वारा बनाए हुए नियमों के अंतर्गत चल रही थी। इसलिए वैचारिक स्तर पर हस्तक्षेप उन नियमों में परिवर्तन में तो किया जा सकता है, लेकिन भौतिक जगत के नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। उसके द्वारा जो विकास प्रक्रिया है उस विकास प्रक्रिया को भौतिक नियमों के तहत ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए वैज्ञानिक समाजवाद के आधार पर उन्होंने ये समझाया था कि जो क्रांति होगी वो राजनीतिक क्रांति होनी है, वो आर्थिक क्रांति नहीं होनी है। इस चीज को स्पष्ट शब्दों में न समझा करके उनका दार्शनिक आयाम जो था उससे बड़ी स्पष्ट तौर पर निकल के आती है, जिसको लेनिन ने समझा और आगे जाके माओ त्से-तुंग ने भी समझा। लेनिन और जहां बुर्जुआ दार्शनिक इस बात को कह रहे थे कि समाजवाद के लिए बहुत विकसित उत्पादक शक्तियों की, अर्थात कैपिटलिज्म की बहुत उच्च स्तर की समझ की जरूरत है, वहीं लेनिन ने समझाया था कि विकसित जो साम्राज्यवाद के स्तर पर पूंजीवाद पहुंच चुका है, ब्रिटेन में पूंजीवाद साम्राज्यवाद के स्तर पर पहुंच चुका था। ये लेनिन ने अपने महत्वपूर्ण पैम्फलेट कैपिटलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में लिखा है। जबकि हमारे जितने बुद्धिजीवी हैं, वामपंथी बुद्धिजीवी, वो मानते हैं कि इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म तो लेनिन के पैम्फलेट के साथ आया है, उससे पहले नहीं था। जबकि उसी पैम्फलेट में बड़े स्पष्ट शब्दों में लेनिन ने कहा है कि ब्रिटेन इंपीरियलिज्म की स्टेज में 1851 में पहुंच चुका था। तो जो चेतना पूरी विश्वव्यापी हो चुकी थी, उस चेतना में भौगोलिक सीमाएं बेमानी हो चुकी थी। तो जो सर्वहारा चेतना इंग्लैंड में विकसित हो रही थी, उस सर्वहारा चेतना का इस्तेमाल रूस में क्यों नहीं किया जा सकता है। और इसी समझ के आधार पर उन्होंने डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की अवधारणा विकसित की, बोल्शेविक पार्टी का गठन किया और वहां जनवाद के लिए उन्होंने ऐसी क्रांति की जिसके बारे में और लोग सोचते थे कि रूस जैसी जगह में जनवादी क्रांति नहीं हो सकती है, वहां तो अभी राजशाही चलते रहना पड़ेगा। और इसी के आगे जाकर के जब
चीन में माओ त्से-तुंग ने क्रांति की, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने क्रांति की, तो माओ त्से-तुंग ने एक पर्चा लिखा था, न्यू डेमोक्रेसी। उसमें उन्होंने समझाया है स्पष्ट तौर पर कि विश्वव्यापी चेतना एक हो चुकी है, क्योंकि सारे विश्व का मजदूर एक हो चुका है, कि अब ये जरूरी नहीं है कि जो बुर्जुआ डेमोक्रेसी यूरोप में जिसके लिए संघर्ष हुए थे फ्रांस की क्रांति के बाद, वो डेमोक्रेसी होगी। अब कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष किया जा सकता है। सिर्फ उसका फर्क ये होगा कि बुर्जुआ डेमोक्रेसी में जब राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण होता है वो तो बुर्जुआ वर्ग के हाथ में जाता है, लेकिन अगर मजदूर वर्ग को जागृत किया जाए और कम्युनिस्ट पार्टी सही तरीके से मार्क्सवाद की समझ के आधार पर बढ़े, तो वो संक्रमण काल में राजनीतिक नेतृत्व वो अपने हाथ में ले सकती है और उत्पादक शक्तियों को फिर समाजवाद के सिद्धांत पर आगे बढ़ा सकती है। और इसी अवधारणा के साथ, न्यू डेमोक्रेसी की अवधारणा के साथ उन्होंने चीन में क्रांति की। उसके बाद का सारा इतिहास दर्शाता है कि कदम ब कदम किस हिसाब से कल्चरल रेवोल्यूशन के जरिए, लीप फॉरवर्ड के जरिए, उसके बाद आर्थिक उदारीकरण के जरिए किस हिसाब से चीन आज दुनिया के सबसे ज़्यादा विकसित देशों में पहुंच चुका है। और वहाँ का आदमी और कामगार दुनिया के और कामगार और आम आदमियों के मुकाबले ज़्यादा खुशहाल होता जा रहा है। इसमें सदियों लगते हैं, ये मार्क्स ने, लेनिन ने, इन्होंने, माओ त्से-तुंग ने, सबने समझाया था। लेकिन अगर हम इस जल्दबाजी में हैं कि क्रांति होते ही साथ समाजवाद आ जाएगा, तो एक बहुत बड़ी गलती है। एक बहुत बड़ी गलती समाजवाद को समझने में यह भी है कि समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद संक्रमण है, संक्रमण काल है सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर। यह संक्रमण काल दशकों वर्षों का हो सकता है, कुछ सदियों का भी हो सकता है। तो अगर चीन में उस क्रांति के बाद आज की तारीख में जहां पहुंचे हैं, वहां कोई ये उम्मीद करे कि वहां पूंजीवाद समाप्त हो गया होगा, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित समाजवाद की अवधारणा की बिल्कुल विपरीत है। ये उस काल्पनिक समाजवाद के अनुसार है कि जिस दिन क्रांति की उसी दिन समाजवाद आ गया, उसी दिन निजी स्वामित्व के संबंध समाप्त कर दिए गए। जबकि वैज्ञानिक समाजवाद के हिसाब से ये संक्रमण काल है और इसके लिए धीमे धीमे कदम ब कदम आगे बढ़ना हो। और विश्वव्यापी चेतना के बीच में रहते हुए अगर आप विश्वव्यापी चेतना से अपने आप को काट के आयरन कर्टेन के अंदर रहने की कोशिश करेंगे और उत्पादक शक्तियों को विकास करने की कोशिश करेंगे, तो कभी सफल नहीं होंगे। और क्रांति और सामाजिक चेतना तो आम आदमी की चेतना के अंदर विकसित होनी है, ना कि कुछ बुद्धिजीवियों की। तो अगर कुछ बुद्धिजीवी वामपंथी अपनी मर्जी से लागू करने की कोशिश करते हैं समाजवाद की अवधारणाओं को काल्पनिक तरीके से, तो उसका नतीजा उनके फेल होने में ही है। चाहे वो हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल का आप उदाहरण लें, अगर वहां लैंड टू द टिलर का नारा दिया गया था, जो कि मार्क्सवाद के चिंतन की अवधारणा के पूरी तरह खिलाफ है, कि जब आप निजी स्वामित्व की अवधारणा दे देते हैं किसी मजदूर कामगार को या किसी किसान को, तब वो समाजवाद की तरफ नहीं जाएगा, वो समाजवादी चेतना में नहीं जाएगा। पिछले 90 साल का पूरा वामपंथी आंदोलन हमारे यहाँ सिर्फ वेजेस को बढ़ाने का, सिर्फ बोनस के लिए, ग्रेच्युटी के लिए, ये सारे संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए होते हैं। और जिस सर्वहारा के लिए मार्क्स ने कहा था कि इंग्लैंड का सर्वहारा तो बुर्जुआ चेतना का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि सारी दुनिया का शोषण यहाँ इकट्ठा हो रहा है, सारे दुनिया में पैदा किया गया अतिरिक्त मूल ब्रिटेन में इकट्ठा हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा भागीदार है यहाँ का सर्वहारा। तो उससे ये उम्मीद करना कि वो सर्वहारा चेतना का वाहक होगा, ये कभी संभव नहीं होगा। हमेशा से सिर्फ इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो संगठित क्षेत्र का मजदूर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, और फिर उससे उम्मीद करते हैं कि वो उनके पीछे समाजवादी क्रांति के लिए चलेगा। ये कभी संभव नहीं है। इसलिए वामपंथी पार्टियां सारे चुनाव में एक तरह से अपनी ज़मीन खोती जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने यहाँ के मजदूर को बुर्जुआ चेतना अपनाने के अवसर प्रदान किए हैं।